नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद यहाँ पे कचहरी में, और यहाँ पे सीनियर मेंबर हैं ILF के। उनसे बात करते हैं कि जो शहबाज़ गिल साहब का केस है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले एडवोकेट सईद साहब से बात करते हैं। ILF के सीनियर मेंबर हैं, PTI के इस केस को, शहबाज़ गिल साहब के केस को लीड कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पे हैं। इनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि कल जो है आपने देखा कि मौज़म साहब ने बड़े जो है अच्छे तरीके से दलाइल भी दिए थे, तो आज जब मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया, उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जी? जी वालेकुम अस्सलाम। सर देखें, कोर्ट के जो फ़ैसले होते हैं उस पर तनकीद तो हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, जो ILF की टीम है, बुरहान मौज़म साहब, मलक साहब लाहौर से हमारी टीम को लीड कर रहे थे शहबाज़ गिल साहब के केस को, उन्होंने बहुत अच्छे आर्गूमेंट दिए। हमें उम्मीद काफ़ी थी दूसरी तरफ से भी, और आज जो ज़माना मुस्तरद होगी ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलीफ इन्हीं कोर्ट से हमने लेना होता है। अच्छा, आपने कहा कि ये मुस्तरद होती रहती हैं, लेकिन कल से जैसे दलाइल दिए गए थे तो लग नहीं रहा था कि ज़मानत नहीं मिलेगी या दरख्वास्त मुस्तरद होगी, क्योंकि सारे मुतमईन थे कि हो सकता है इनको ज़मानत मिल जाए। तो क्या कहेंगे? तो आर्गूमेंट से तो ऐसे ही लग रहा था कि जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट के मुताबिक तो जो ऑफेंस थे वो मेड आउट नहीं होता, और एक एक ऑफेंस को पूरी डिटेल के साथ बुरहान मौज़म साहब ने बताया कि ये ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होते। और जो इसकी सिचुएशन थी वो मुद्दई वाली, जिसमें ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो साहब को मुद्दई बनाया, लीगली तौर पर वो मुद्दई नहीं बन सकते थे क्योंकि उनके परमिशन उनके पास नहीं थी। और ऐसे मुकदमात के लिए कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट फेडरल या सूबाई हुकूमत उसकी परमिशन देती है, विदाउट परमिशन केस रजिस्टर्ड नहीं होता। तो उन्होंने एक एक जो पॉइंट था वो उन्होंने रेज़ किया, एक एक पॉइंट बताया, उस एक एक पॉइंट पर केसला भी दिए। आर्गूमेंट तो अच्छे हुए हैं। आगे जज साहब ने मुस्तरद कर दिया तो ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो हमारे पास आगे हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, इंशाल्लाह जो ही नकल इधर से मिलती तो हाई कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह उधर से हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये मेरा जो ख्याल है, अल्लाह ताला की तरफ से हर काम बेहतर होता है, तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी, खुदा बेहतर जानता है। सईद साहब आपकी तरफ मूव करेंगे। खालिद साहब, हमेशा ऐसे जब से ये केस लगा हुआ है हम मुतमईन ही रहते थे कि आज ये हो जाएगा, आज बेल हो जानी है, लेकिन यह कि हमेशा फ़ैसला उसके बरक्स आता है। काफ़ी बार ऐसा हुआ। अब यहाँ पे भी हम लोग सारे मुतमईन हैं कि हाई कोर्ट से हमें रिलीफ़ मिलना है। अगर कल भी ऐसा, ये इसके बाद भी अगर हाई कोर्ट से अतर मनुल्लाह साहब से भी अगर रिलीफ़ ना मिला तो फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा बरक्स हो सकता है? नहीं, मेरा जो अपना एक लीगल ओपिनियन कहता है हाई कोर्ट से लाजमी रिलीफ़ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से रिलीफ़ ना मिले, चूँकि ये एक फ़िट केस है फॉर डिस्चार्ज है, चूँकि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। जिस तरह एक जुर्म बनाया गया, उसको एक पिक एंड चूज़ किए गए जुमले पर एक जुर्म बना दिया गया, और एक पर पूरा वो मिस यूज़ ऑफ दी प्रोसेस ऑफ लॉ को इस्तेमाल करके एक पार्टी को, एक शख्स को एक टॉर्चर किया गया, उसको एक अजियत से दो चार किया गया, उसको उसकी आज़ादी सल्ब कर आज़ादी से महरूम कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पे जब हाई कोर्ट होती है, कोई भी हाई कोर्ट हो, वो बुनियादी हकूक़ की महफ़ज़ होती है। उसने जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए, उनको सामने रख के फ़ैसला देना होता है और उनको महफूज बनाना होता है। और अतर मनुल्लाह साहब की तो ये वैसे भी शोहरत है, और ऐसे उनके हमेशा ऐसे फ़ैसले रहे कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया, और इसी वजह से हम भी पुरुमीद भी हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से ये बुनियादी हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये भी कहा, कल ये कहते हैं कि शहबाज़ गिल साहब आके माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज़ गिल साहब आज आए थे यहाँ पे कोर्ट में, तो माफ़ी की कहा जा रहा था कि वो आके माफ़ी मांगेंगे। मैं उसमें बयान कर दूँ, जब कोई शख्स अरेस्ट होता है, बिहान दी बाहर होता है, तो बेल में उसकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं होती। तो वो हाज़िर नहीं थे, ना आज हाज़िर थे ना कल हाज़िर थे, ठीक है। तो उसमें जो दूसरा आपने सवाल पूछा है माफ़ी वाला, तो उसमें मैं उसका जो बैकग्राउंड वो बताना चाहूँ। वो जनरली एक बात कही गई है कि अगर वो चाहते हैं तो हम उसको माफ़ी मांग सकते हैं, तो इतना कोई बड़ा जुर्म है नहीं है जिस तरह बनाया गया। अगर इसकी निस्बत अगर आप मौलाना फजल रहमान के बयान देखें, मरियम सफदर साहिबा के बयान देखें, नवाज़ शरीफ के बयान देखें, या बाकी जो PDM की आदत है ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, बाकी जितने भी क़यादत है उनके बयान देखें, उनकी तो इंटरेस्ट बहुत हाई है, और वो तो संगीन गद्दारी और संगीन बगावत के ऊपर वो
उभारने वाले बयान हैं। ये तो सिंपल सा एक वो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को सामने रखा है और पूरे सियाक व सबाक से कई मिनट का उनका पूरा बयान है, वो पूरा बयान है उसको सियाक व सबाक से हट के बयान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो उसको सामने रख के तो ये तो बिल्कुल केस भी नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे हमनाम अतीकुर रहमान साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर मेंबर हैं ILF के। उनसे ही बात करते हैं, वो इस केस के फ्रंट में ये सारे लोग जितने भी हैं फ्रंट पे आपको नज़र आते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो आज की प्रोसीडिंग हुई है उस हवाले से ये क्या कहते हैं, क्या ऐसी उम्मीदें की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, ये बताइएगा कि उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी कि उनको बेल मिल जाएगी, उनको ज़मानत भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने खालिद साहब से भी ये सवाल किया था कि हमेशा ऐसे हमने देखा कि हम सोचते कुछ और रहे हैं, होता कुछ और हुआ है। तो अब क्या कहेंगे कि आगे जो है हाई कोर्ट वाली तरफ जाएंगे तो वहाँ से क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं जस्ट पहुँचा हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि बेल इनकी खारिज हो गई है। कल जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें बुरहान मुअज़्ज़म की जो लीगल टीम थी लाहौर से वो आए, उन्होंने बड़े एग्जॉस्टिव किस्म की जो आर्गूमेंट्स किए थे और मेरा ख्याल है कि 5 बजे तक ये आर्गूमेंट्स चले थे, जिसमें ज़्यादा वक्त 3.5 घंटे जो बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने डिफरेंट आस्पेक्ट से इस बेल को आर्गू किया था और बताया था कि ये बेल भी बनता है, बल्कि ये जो FIR सेडिशन की शहबाज गिल के ख़िलाफ़ लॉन्च की है 9 अगस्त को, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। डिफरेंट एस्पेक्ट बात की थी। देखिए जो अदालती फोरम्स है ना, एक से ऊपर दूसरा अपर फोरम दैन अपर फोरम, इसीलिए होता है कि अगर एक फोरम से इंसाफ ना हो तो दूसरे फोरम पे जाके आप रेमेडी ले सकते हैं। एरर ऑफ लॉ हो सकता है, मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग हो सकती है, ठीक है। इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट व्हेन दे आर डिसाइडिंग द केस ऑफ पिटिशन बेल आफ्टर अरेस्ट। हमें इवन दो अभी ऑर्डर आएंगे तो उसमें डिटेल में मैं प्रोस एंड कॉन्स बता सकता हूँ कि क्या गलतियाँ की हैं इस कोर्ट ने, बट मेरी राय के मुताबिक डे फर्स्ट से ये सेडिशन केस नहीं बनता और ना ही ये ऑफेंस अगेंस्ट आर्म फोर्सेस बनता है। उसकी वजह ये अगर देखा जाए, इन्होंने कंटेंट्स जो निकाले थे, चंद अल्फाज निकाले गए, इंटरव्यू जो दिया था शहबाज गिल साहब ने ARY में ग़ालिबन सदफ़ अब्दुल जब्बार के प्रोग्राम में, उसमें अर्ज़ ये है कि उस पर कंटेंट्स के साथ अगर देखा 4 पेज का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। कभी भी पीस मिल में नहीं पढ़ा जाता फ़ैसला या किसी भी FIR को या किसी चीज़ को, बल्कि एज ए होल पढ़ा जाता है। अगर इस 4 पेज के ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे तो वाज़े हो जाएगा कि शहबाज गिल कहना कुछ और चाहते हैं, बल्कि शहबाज गिल के अगर प्रीवियस इंटरव्यूज़ भी ले लें तो उन्होंने आर्म फोर्सेस को हमेशा सपोर्ट किया है। और क्यों नहीं करें, हम सारे इंसाफ लॉयर फोरम या PTI वालों ने हमेशा आर्म फोर्सेस साथ खड़ी रही है। और हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार का जब सामना था पाक आर्म फोर्सेस को, तो इसमें सफ़े अव्वल के सिपाही थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी और इंसाफ लॉयर फोरम के लॉयर्स भी। बट हमें ये ऑर्डर से यकीनी तौर पर ये झेल करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अव्वल तो पहला एक प्रोसीजर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से कल बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने बात की थी और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले इस पर व्लॉग भी मैं करके आया हूँ। कल की जो प्रोसीडिंग हुई है पैमरा के इम्प्यून ऑर्डर 20 अगस्त की, जो जिसमें इमरान खान साहब के उन्होंने लाइव जो टेलीकास्ट उस पर बैन किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था अंडर अपील अंडर सेक्शन 30A। तो इसके साथ व्लॉग भी किया था कि ये जो सेडिशन का केस है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, जिसमें जब जुडिशल ये फ़िज़िकल कस्टडी में भी थे तो उसमें बेईमाना सलूक भी किया गया, गैर इंसानी सलूक भी किया गया। इसके साथ मैं आपको सेडिशन लॉ के हवाले से मैं बता दूँ कि जो सेक्शन 196 CRPC है बहुत क्लियर है कि सेडिशन का केस 124A 120 में इसमें डेफिनेशन है और 131 जो बड़ा हीनियस क्राइम किस्म का एक्ट अगेंस्ट द स्टेट या एक्ट अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस है, जिसमें उकसाया जाता है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। आप शहबाज गिल साहब का ट्रांसक्रिप्ट 4 पेज का पढ़ लें, उसमें कोई ऐसा नहीं कहा गया। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन हैं उनको गैर कानूनी आर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। ग़ालिबन इस तरह की अगर बात की है तो इसमें बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं। अभी जस्टिस अहमदुल्ला साहब ने इस्लामाबाद के जो लैंड्स के हवाले से दिया था, मिलिट्री ने मुख्तलिफ जगहों पर लैंड पे ऑक्यूपाई करके उन्होंने अपनी अपनी पूरी स्टेट्स बनाई हुई हैं, उस हवाले से बड़ी ग़ालिबन ये जून में जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि तमाम फोर्सेस, ये तमाम इदारे जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक
पाबंद काम करने के लिए। लेकिन कोई भी अदारा अगर अगेंस्ट द लॉ किसी लैंड को भी ऑक्यूपाई करता है तो वो उसका राइट नहीं है, बल्कि तमाम इदारे किसी न किसी मिनिस्ट्री और वफाक के अंडर होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी हुई है जिसमें PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 जो कि ये धरना केस था जस्टिस काजी फाइज ईसा में, इसमें बड़ी डिटेल में लिखा गया है कि तमाम इदारों को इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। तो इन्होंने भी वही बात की थी और अगर पूरी डिटेल पढ़े तो उसमें तो उन्होंने पहले कहा है कि जनाब हम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। सबको मालूम है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है रिजीम चेंज के तहत ये जो आई है वो मसलत की है कौम पे, जो 4-5 माह से जो इन्होंने इलीगल काम कर रहे हैं उससे कौम का ज़रा सा नुकसान हो रहा है, मोरल डाउन हो रहा है। तो जिस 25 मई में भी इन्होंने गैर कानूनी काम और गैर आनी काम करते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जेंटल लॉ अबाइडिंग सिटीज़न को पंजाब में और ख़ासकर इस्लामाबाद में जिस जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया और 1-2 FIR नहीं तकरीबन 2 दर्जन FIR दर्ज की गई है। इस तरह की तारीख़ में मिसाल इवन मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं आती। और रिसेंटली अभी जो हुआ इमरान खान साहब के मामले में, इमरान खान साहब का एक जुमला उनके लिए मुसीबत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें फॉर द टाइम बिंग होता है और ये ओवरकम कर जाएंगे। इमरान खान को जितना दबाने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को दबाने की कोशिश करेंगे, ये इनको फायर बैक करेगा। और इमरान खान साहब का जो मोराल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मोराल है, पाकिस्तानी इनके साथ जोक दर जोक इकट्ठे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, अभी कल की मिसाल आप देख ले टेलीथॉन में कि इमरान खान की एक कॉल होती है और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो खड़े हो जाते हैं यार इमरान के साथ, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का 75 साल में एक ऐसा ब्रांड बना है जिसको जो ईमानदारी और दयानतदारी का आप समझो एक स्लोगन बन गया है। इमरान खान का जो किरदार है, उसका रिकॉर्ड है, हमारे पास 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। 1972 से लेके आज 2022 है, 50 साल का रिकॉर्ड हमारे सामने है। मैंने जब होश संभाला, 70s में मेरी पैदाइश है 70 की, तो मैंने जब से होश संभाला इमरान खान को हीरो देखा। और इसका मोराल रब की तरफ से, इज़्ज़त और दिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। उस शख्स का मोराल मैंने या उसकी इज़्ज़त में हमेशा बढ़ते हुए देखा है। आप खुद देख लीजिए कि पहले क्रिकेट में क्या नाम था उसका, पूरी दुनिया में नाम था, फिर न्यूट्रल अंपायर्स, फिर रिटायरमेंट के बाद जिस तरह इमरान खान साहब ने एज ए फिलंथ्रोपिस्ट मशहूर हुए कि फ़ंड रेज़र दुनिया में मेरे ख्याल जैसा कोई शख्स नहीं है जिसने एक आवाज़ देता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूरी दुनिया से उसको फ़ंड देने के लिए, क्योंकि उसको पता है ये वही शख्स है कि इसने एक पैसा भी अपनी ज़ात पे नहीं लगाना बल्कि 4 पैसे अपनी जेब से भी निकाल के उस फंड में डाल देना है। तो टेलीथॉन में 2 घंटे में 5 अरब रुपये इकट्ठे कर लेना, ये गवाही है कि इमरान खान पाकिस्तान का पैट्रियट बेटा है, पाकिस्तान की ज़मीन का बेटा है, वो इस खित्ते का बेटा है और अपनी उसने तन मन धन से पाकिस्तान की जो खिदमत कर रहा है उसके साथ। पहले तो शहर के लोग थे, कहते थे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, लेकिन 2022 में यकीन जानिए अब सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैगाम जो है शहर शहर, कस्बे कस्बे, गली गली, गांव गांव, हर घर में पहुंच चुका है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ख़वातीन सब उसके लिए दुआएं करते हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और ये जब तशद्दुद का जो दौर है, ये फाशिज़म का नाम जिसको रेफ़र किया जाता है, फाशिस्ट गवर्नमेंट और नासिस्ट गवर्नमेंट, शायद इससे भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जबर का दौर थोड़ा सा है। इंशाअल्लाह ये जबर का दौर भी ख़त्म हो जाएगा। और बल्कि शेर मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, शफ़क़ की राख में जल बुझ गया सितारे शाम, शफ़क़ की राख में जल बुझ गया सितारे शाम, शबे फ़राक़ के गेसू फ़ज़ा में लहराए। तो ये जो शफ़क़ की राख है और ये अंधेरा है, ये छुटने वाला है और इंशाल्लाह सहर होने को है। बस दिल को थोड़ी देर ना घबराए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम की हुकूमत आएगी और 2/3 के साथ इमरान खान साहब आएंगे, अपने सूबों में भी बनाएंगे और वफाक में भी। अब सिंध में भी आप देख लीजिए जो तबाहकारियों ही मैं वो ऐड करना चाहूँगा, कहते थे अंदरून सिंध सिर्फ सिंध जरदारी का है। अब जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, लोग
चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि इमरान खान हमें बचाने आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान को हम वोट देंगे, इमरान खान को हम लेकर आएंगे। तो ये हालात वक्त बता रहे हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान अक्रॉस पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने जा रहा है। जितना भी जुल्म तशद्दुद कर ले, जितना भी डिले कर ले, इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब हुकूमत में भी आएंगे और ये जो FIR है जाली, ये क्वैश भी होंगी, ख़त्म भी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।